हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास जब हमारा हुआ था तो उसमें हमने मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं इनकी डेफिनेशंस, कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे फोर्स में चला करते हैं, कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज हुआ करती हैं, इनके एडवर्ब्स, क्या विशेषता मॉडल ऑक्सिलरीज की होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी बाकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज से किस तरह से अलग होती हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया था कि वर्ब जो है उसको कितने फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। साथ ही साथ हमने मॉडल विल जो होता है उसका एक स्टेप हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमें बताया गया था कि विल जो होता है इसका जनरली ड्यूल फॉर्म हमारे पास चला करता है एज एन ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें वो फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करते हैं या सिंपल फ्यूचर के साथ यूज किया जाता है या फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। सेकंड हमने देखा था विल का यूज किया जाएगा मॉडल के रूप में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बेटा आपको मैं फिर से रिकैप करवा दूं, विल जो था उसका सबसे पहला यूज किया था हमने, फर्स्ट जो यूज था एक्सप्रेसिंग फ्यूचरिटी। किसको एक्सप्रेस कर रहा था बेटा? फ्यूचरिटी को, मतलब फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। और हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में जब विल का यूज किया जाता है तो सामान्य अर्थों में, सामान्य कोर्स में, ऑर्डिनरी फॉर्म में विल जो है वह सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है। कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है? सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है। और उस कंडीशन में सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ जब विल यूज होता है तो ये फ्यूचर टेंस को या फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करता है। ये हमने देख लिया था, ठीक है ना। आज हम इसको और आगे मूव ऑन करते हैं। सेकंड, एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग्स। हमें बहुत सारे रूल्स बनाने के बजाय एक साथ इसको कर देते हैं, एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग्स। अगर फॉलोइंग कंडीशंस बनती हैं, नीचे लिखी हुई कंडीशंस बनती हैं, तो नीचे लिखी हुई कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे कैसे यूज होता है विल का। कौन कौन सी कंडीशंस हो बेटा? कंडीशंस हो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, स्कोल्ड, थ्रेटनिंग, चैलेंज, वो, स्वीयर, ओथ, इंटेंशन इत्यादि, ठीक है ना। अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सी कंडीशंस हो? कंडीशंस में देखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, स्कोल्ड हो, थ्रेटनिंग हो, चैलेंज हो, वो, स्वीयर, ओथ, इंटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीजें होती हैं, ये कंडीशंस बनती हैं, या ये वर्ड्स डायरेक्टली किसी सेंटेंस में यूज हो रहते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि तीन तरह के क्वेश्चंस मॉडल्स को लेकर चलते हैं। जनरली तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें बना करते हैं। एक जिनमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया हुआ मिलता है और सीधा का सीधा, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, ब्लैंक बना हुआ होगा और यहाँ पे बाकी रिमेनिंग सेंटेंस हो जाता है और यहाँ पे मॉडल को एक पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, विल और शैल में से किसी एक का यूज करो। सेकंड मैंने कहा था कि ऊपर बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए मिलते हैं, उनमें से किसी एक मॉडल का यूज हमें करना होता है। और थर्ड होता है कोई पर्टिकुलर वर्ड वहां यूज करवाया जाता है, ब्लैंक हम लोगों को बनाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रिविलेंट जो प्रोसेस होता है मॉडल का यूज करवाने का 11th 12th क्लास में या इससे अपर क्लासेज में, भले हम कॉलेज क्लासेज की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट तरीका यही चलता है, या सबसे ज्यादा तरीका जो प्रिविलेंट है वो यही है। कौन सा रहता है कि इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड इनमें से कोई दिया हुआ होगा, या तो वर्ड दिया हुआ मिलेगा या फिर वर्ड का कोई सेंस मिलेगा, या तो इनमें से कोई एक शब्द होगा, ठीक है ना, या फिर इनमें से किसी एक वर्ड का सेंस निकल के आएगा। एंड वी विल मेक एन अज्यूम्शन कि हमने बनाना कौन सा है, ठीक है ना, हमें कौन सा एक मॉडल उसमें यूज करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए यहां पे जैसे लिखा, आई एम डिटरमाइंड टू विन द रेस। सेंटेंस हमारे सामने दिया हुआ है और हमसे कहा गया यूज एन एप्रोप्रिएट मॉडल इन द
फॉलोइंग और द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस, हमारे सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि एक एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज आपको इस सेंटेंस में करना है। अब हमें नया हमारे सामने ब्लैंक बना हुआ है, मैंने पहले बताया था कि ब्लैंक बनाने के लिए आपके पास दो तरह के सेंटेंसेस आया करते हैं, एक सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग होगा और दूसरा सेंटेंस जिसमें ऑफ का प्रयोग होगा। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, जिस सेंटेंस में टू आएगा उसके जस्ट बाद एमवी फर्स्ट आता है और जिस सेंटेंस में ऑफ आता है उस सेंटेंस में एमवी फर्स्ट के साथ जनरली क्या लग जाता है, आईएनजी लगता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था बेटा, इसको रिकेप के साथ रखेंगे, दिमाग में लगा के रखेंगे कि जब हमारे पास टू आ रहा होता है तो इस सेंटेंस को हम एम से लेके टू तक का सेंटेंस रिमूव कर देते हैं। सेंटेंस हमारे सामने रहेगा आई ब्लैंक विन द रेस। ठीक है, सपोज कि जिस सेंटेंस में टू की जगह ऑफ आ रहा है तो सेंटेंस क्या होता बेटा, सेंटेंस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सेंटेंस फॉर्म कौन सा, जब ऑफ इसमें आएगा, आई एम डिटरमाइंड ऑफ विनिंग द रेस। ध्यान देंगे इस चीज को, जब टू रहेगा एम बी फर्स्ट आएगा, इसको टू इन्फिनिटिव कहते हैं। ऑफ अगर रहेगा तो इसके बाद क्या लगेगा बेटा, एम बी फर्स्ट के साथ आईएनजी लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, दिस इज द सेंटेंस फॉर्मेट नंबर 1, दिस इज सेंटेंस फॉर्मेट नंबर 2। ठीक है ना, एक कौन सा रहा बेटा, टू वाला है, दूसरा कौन सा है, ऑफ वाला है। यदि किसी सेंटेंस में टू होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो टू के जस्ट बाद क्या रहेगा, एम बी फर्स्ट लगा हुआ मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑफ लग रहा है तो ऑफ के साथ क्या लगेगा, एम बी फर्स्ट और आईएनजी लगना है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या होता है, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता रखे हैं। यहां से हेल्पिंग वर्ब से लेके टू तक का सेंटेंस रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर वाक्य में ऑफ आ रहा है, इफ ऑफ इज गिवन इन द पर्टिकुलर सेंटेंस एंड वी आर टू यूज एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर मॉडल इन द गिवन सेंटेंस, इन दैट कंडीशन वी आर टू रिमूव द सेंटेंस फ्रॉम helping verb to off, as well as we are to also remove ing with the that is added with the MV first। जो MV first के साथ ing जुड़ा हुआ है होता है, ऑफ वाली कंडीशन में हम ऑफ तक का सेंटेंस प्लस MV first के साथ जुड़ा हुआ ing हटा देंगे। सेंटेंस दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, एम डिटरमाइंड टू हटाया, क्या सेंटेंस बना है, आई ब्लैंक विन द रेस। ठीक है, अगर हमने ऑफ वाला सेंटेंस हटाया तो आई से एम से लेके हमने ऑफ तक का सेंटेंस हटा दिया और क्या हटा दिया, ing हटा दिया। अब कंडीशन क्या रहेगी बेटा, आई खालिस्तान विन द रेस। ओके, अब क्या बताया आपको, देखिए इनमें से कोई एक अगर दिया हुआ हो रहता है या इनमें से किसी एक की सेंस निकल के आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, मॉडल विल का यूज हो रहा है। ठीक है, वोंट इन ए निगेटिव जो चलता है, हमने क्या करना है बेटा जी, थोड़ा ध्यान देंगे। आपने पहला जो रूल पढ़ा था उस रूल में मैंने आपको क्लियर कट वर्डिंग्स में बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचरिटी एक्सप्रेस हो रही तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। अब थोड़ी सी कंडीशंस बदलेंगी। कंडीशन क्या बदलेगी, कंडीशन अब क्या हो रही है कि अगर किसी सेंटेंस में ये फॉलोइंग वर्ड्स आ रहे होते हैं या इनमें से किसी वर्ड का सेंस निकल के आ रहा होता है, इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग निकल के आ रहा होता है या अर्थ निकल के आ रहा होता है या ये शब्द आ रहे होते हैं, तो विल जो है, ठीक है ना, मॉडल विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के बजाय फर्स्ट पर्सन के साथ लगना शुरू हो जाता है। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, आई एंड वी। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, प्रोमिज, स्कोल्ड, थ्रेटनिंग, चैलेंज, वो, स्वीयर, ओथ, इंटेंशन, अर्थ देख लें, दृढ़ निश्चय, वादा करना, धमकाना, ठीक है ना, फटकार लगाना, चुनौती देना, सौगंध लेना, शपथ लेना, ठीक है ना, और आशय दर्शाना, उद्देश्य दर्शाना, अगर इनमें से किसी एक का अर्थ निकल के आ रहा है तो हमें क्या करना है, ये विल जो है वह सेकंड और थर्ड पर्सन के बजाय किसके साथ लगने लग जाता है बेटा, फर्स्ट पर्सन के साथ लगने लग जाता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन कौन से हो गए, आई और वी। सेंटेंस यहाँ पे आई है, वर्ड कौन सा यूज किया यहाँ पे, डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड। ठीक है ना, इस कंडीशन में हमसे कहा गया उपयुक्त मॉडल का यूज करो, तो हम अगर इसको, या हमें कई बार कंडीशन ये भी मिल रही है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन आ गया है या फिर यहाँ पे विल और शेल दोनों लिखे हुए हैं, तो हमने किसका यूज करना बेटा, विल का यूज, आई विल विन द रेस। ठीक है, ये एक कंडीशन बन के आई। और देखिए, इफ यू कम हियर अगेन, इफ यू कम हियर अगेन वी ब्रेक योर लेग्स। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं हुआ है, खाली हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है। सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, इफ यू कम हियर अगेन, अगर तुम यहाँ दोबारा आते हो तो वी ब्रेक योर लेग्स, तो हम तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। ठीक है ना, मतलब क्या निकल रहा है, इसमें धमकाया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, धमकाने का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे थ्रेटनिंग हो गया।
ठीक है, धमकाने का मतलब क्या होगा, थ्रेटनिंग। तो डायरेक्टली वर्ड हैज नॉट बीन गिवन हियर बट वी आर गेटिंग द सेंस। मैंने पहले कह दिया या तो दिए गए शब्द हो या शब्दों में से किसी का अर्थ निकल के आ रहा हो या सेंस निकल के आ रहा होता, तो उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी के साथ किसका यूज होता है बेटा, विल का यूज होता है। सेंटेंस क्या हो गया यहाँ पे, विल। इफ यू कम हियर अगेन वी विल ब्रेक योर लेग्स। अगर तुम दोबारा यहाँ आते हो तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये क्या हुआ बेटा, तो नोट डाउन कर लें इसको। कौन कौन से हो, एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग्स, अगर नीचे लिखे हुए को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है तो विल का प्रयोग जो है वह फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बजाय किसके साथ लगने लग जाता है बेटा, सॉरी सेकंड और थर्ड पर्सन के बजाय किसके साथ लगेगा, आई और वी, मतलब फर्स्ट के साथ लगना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वर्ड कौन कौन से हैं, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, स्कोल्ड, थ्रेटनिंग, चैलेंज, वो, स्वीयर, ओथ, इंटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। एक्सप्रेसिंग हैबिट, एक्सप्रेसिंग हैबिट, ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग हैबिट और एक्सप्रेसिंग हैबिट। पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेसिंग हैबिट मतलब आदत शो करने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, किसी की आदत अगर है, प्रेजेंट में अगर आदत है और उसको वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं, या कोई एक नेचुरल जो चीजें हुआ करती हैं, बाय नेचर जो आदतें बन जाती हैं, उन आदतों को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, विल का यूज किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आदत को शो करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, एक विल का यूज किया जाता है जिसमें ऑब्सिस्टेंस जो होता है, एक आदत जो बन जाया करती है जिसमें हम लोग जिद पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, जिद को शो करने के लिए भी जिसमें आदमी एडामेंट बन जाता है, क्या बन जाता है एक, ठीक है ना, एडमेंसी, जिसका एडामेंट अगर जो होता है, इसको शो करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, विल का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम आते हैं, द बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है ना, द बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है ना। इसका मतलब ये आदतें हैं, कुछ पर्टिकुलर आदतें पुरुष लड़कों में होती हैं, तो इसको शो करने के लिए क्या कहते हैं, द बॉयज विल बी बॉयज, मींस दे आर एडामेंट ऑन द डूइंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। कोई पर्टिकुलर थिंग्स या पर्टिकुलर एक्शंस करने के लिए वो क्या बने हुए बेटा, एडामेंट बने हुए, दे आर रिजिड, क्या है वो, उन्होंने जिद पकड़ रखी है कि हमने यही काम करने। जैसे एक और होता है, माई सन विल drop water on the carpet। कारपेट एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे क्या डाला जाए, पानी डाला जाए, लेकिन लड़का जो है ना उसने जिद पकड़ रखी है, छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसने जिद पकड़ रखी है, उसकी जिद्दी है, उसकी आदत है, ठीक है ना, वो एडामेंट है इस चीज के ऊपर कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर पानी गिराना। कई बार छोटे बच्चों को हम देखा करते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, और वो बहुत बार जिद पकड़ लेता है, जो चीज नहीं करनी है उसको करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है, विल का। माय सन विल ड्रॉप वाटर ऑन द कारपेट। कारपेट जो होती है वो पानी डालने की जगह नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो जिद पकड़ रखा है कि मुझे क्या करना है, पानी डालनी ही डालनी है, ठीक है ना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और देखो द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विल कम लेट। दिस इज देयर हैबिट ना, कुछ भी कर लो, अगर उन्होंने सोच लिया है कि मुझे लेट आना है, लेट ही आना है, ठीक है ना। तो ये बेटा इस कंडीशन को दर्शाने के लिए जिसमें जिद को शो किया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति अपनी जिद पकड़ रखा है ना, उसको शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, विल का प्रयोग किया जाता है। कितने हो गए, 3। नेक्स्ट रूल, एक्सप्रेसिंग इन्विटेशन। अब इन्विटेशन को शो करने के लिए क्या विशेष बात आ गई, इन्विटेशन को शो करने के लिए बेटा देखिए, एक्सप्रेसिंग इन्विटेशन को जब शो किया जाता है, इन्विटेशन जब इसके थ्रू देना होता है, तो ये याद रखें, जब भी इन्विटेशन विल के थ्रू एक्सप्रेस करना होता है तो ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, विल प्लस है इनफाइनिटिव,
विल प्लस इन्फाइनिटिव मीन्स इट इज शोइंग द इन्विटेशन। अगर विल के साथ इन्फाइनिटिव आ रहा होता है तो ये किसको शो कर रहा है बेटा? इन्विटेशन को शो कर रहा है। अब इन्फाइनिटिव क्या है? तो वी नो वेरी वेल दैट 2 प्लस एम वी फर्स्ट इज ए इन्फाइनिटिव। 2 प्लस एम वी फर्स्ट को क्या कहते हैं बेटा? इन्फाइनिटिव कहते हैं। ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं। और 2 प्लस इन्फाइनिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रूल को कभी कोई भी तरीके से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। सेंटेंस कैसा भी हो, टेंस कोई भी आ रहा होता है, अगर किसी सेंटेंस में 2 आ रहा है और 2 के बिल्कुल बाद एम वी आ रहा हो, मुख्य क्रिया आ रही होती है, तो मुख्य क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म चलता है? पहला फॉर्म चलता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? टू इन्फाइनिटिव कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, टू इन्फाइनिटिव मींस जब किसी सेंटेंस में 2 आ रहा हो, सपोज कीजिए ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस एम वी फर्स्ट ओनली प्लस ऑब्जेक्ट, यू बना देते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे 2 नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या होगा? एम वी फर्स्ट और आईएनजी हो जाएगा। लेकिन जैसे 2 आया ना तो इज एम आर का जो इंप्रेशन है कंटिन्यूस टेंस का वो कम हो जाता है। हम एग्जांपल देखते हैं। राम इज टू गो, राम को जाना है। ठीक है, एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यू मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका एक सेंटेंस पैटर्न है। हमने दूसरा पोर्शन इसका नहीं बनाया, व्हेन व्हाइल देन बिफोर या आफ्टर से जोड़ के नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। रूल क्या बनता है कि जब किसी सेंटेंस में हेड आ रहा हो सब्जेक्ट के बाद, तो उस वाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। सीधा सा नियम है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में हमने 2 लगाया, 2 का मतलब एम वी फर्स्ट से बिल्कुल पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस 2 प्लस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे हेड का इंप्रेशन खत्म हो गया है। किसका इंप्रेशन खत्म हो गया? हेड का इंप्रेशन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हेड के जस्ट बाद जो हम एम वी थर्ड लगा रहे थे, 2 लगते ही वो क्या हो गया बेटा? एम वी फर्स्ट में चेंज हो गया है। तो जैसे ही किसी सेंटेंस में पहले बता दिया गया है, जैसे ही किसी सेंटेंस में 2 आता है और 2 के बिल्कुल बाद अगर मुख्य क्रिया लिखनी होती है, तो मुख्य क्रिया लिखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। और इस 2 प्लस एम वी फर्स्ट के का जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, इसको इन्फाइनिटिव कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटेंस का राम जा चुका है। ठीक है, मान लीजिए हमने राम हैड गोन, ठीक है, राम हैड ईटन फूड, ठीक है, राम हैड टेकन टी, ठीक है। लेकिन यहां पे जैसे हमने हैड लिखा ना, राम हैड टू गो, ठीक है, राम को जाना पड़ा। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग ही निकल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग फिर लौट के आते हैं। मैंने कहा कि जब किसी सेंटेंस में विल आ रहा होता है तो विल के साथ अगर इन्फाइनिटिव का यूज किया जा रहा होता तो ये इन्फाइनिटिव जो है किसको शो करेगा बेटा? इन्विटेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? इन्विटेशन को। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, ऐसा सेंटेंस किससे शुरू होगा बेटा? विल से। ठीक है ना, विल यू, ठीक है ना, विल यू कम टू मी, ठीक है, या विल यू गो टू हिम। ठीक है, तो सेंटेंसेज आपके सामने क्लियर पड़े हुए हैं। और आगे देखिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट, एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करना है, अगर हमें विनम्र निवेदन की अभिव्यक्ति करनी होती है, तो उस विनम्र निवेदन की अभिव्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, विनम्र निवेदन अगर करना होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमने करना होता है, ठीक है ना, जिसमें ऑथोरिटिव होता है। मैं रिपीट करूं, इंटरोगेशन विद अथॉरिटी, जिसमें हम आधिकारिक कोई निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा प्रभावी। मैं बता दूं, दोनों ही कंडीशंस होती हैं। एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का भी यूज करते हैं। वुड जो है वो लेस ऑथोरिटिव रिक्वेस्ट होती है, वो जिसमें अधिकार जो होता है ना वो कम पड़ जाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का। ठीक है, और ज्यादा आधिकारिक निवेदन अगर आपको करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है बेटा? विल का यूज किया जाता है। ठीक है, एक किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज होता है। ठीक है ना, हमने एक सेंटेंस डाला, सेंटेंस ये है, सेकंड सेम सेंटेंस,
ओके बेटा, ठीक है। सेंटेंस दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है। यहां पे जो रिक्वेस्ट की जा रही है ये मान लेते हैं हम टू मदर, ठीक है ना, यहां पे टू वाइफ, ओके, ठीक है ना। सेंटेंस दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे ऑथोरिटी रिक्वेस्ट हम दोनों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो पैटर्न है, एक में लेस ऑथोरिटी हो जाता है, एक में आदमी का जो अधिकार है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, एक में कंपैरेटिवली अधिकार ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मैंने कहा जहाँ ज्यादा अधिकार की बात होती है, जहाँ ज्यादा अधिकार के साथ रिक्वेस्ट की जाती है, वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस हमारे सामने आया, सेंटेंस में लिखा ब्लैंक यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सेकंड का यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दिया टू वाइफ और यहाँ पे लिखा हुआ टू मदर, ठीक है। इस कंडीशन में क्या रहेगा, यहां पे अधिकार जो है वो ज्यादा है और यहां पे अधिकार कंपैरेटिवली कम है। आदि निवेदन करने के अधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे जो रहेगा सेंटेंस किसका यूज होगा बेटा, विल का, और यहां पे सेंटेंस में किसका यूज होगा, वुड का, ओके। एक दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट को हम लोग वुड में पढ़ने वाले थे, लेकिन यहां पे पढ़ लें, ठीक है ना। अगर वुड वाले, अगर किसी सेंटेंस में लाइक जैसा वर्ड आ रहा है, लाइक, ठीक है, उस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए वुड यूज किया जाता है। यहां पे रिक्वेस्ट ज्यादा प्रभावी निवेदन हो जाता है, टू एक्सप्रेस द मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, इस कंडीशन में कहा जाता है। मैं रिक्वेस्ट के हम लोग फॉर्म्स देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लें एक बार। यहां पे अगर किसी सेंटेंस में लाइक वर्ड आ रहा है, लाइक, और उस सेंटेंस के थ्रू हमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो करनी है। मैं दोनों में डिफरेंस साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो हम लोग हो सकता है शायद इसको पकड़ नहीं पाए। फिर से देख लें, अगर ज्यादा आधिकारिक निवेदन करना है उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टू, ये भी इंट्रोगेशन होता है, इसमें भी सामने वाले की क्या कंडीशन रहती है, विलिंग टू, ठीक है ना। यहां पे सामने वाला जो है वो चाहे तो, ठीक है ना। इसको हम लोग और क्लियर करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विल यू हेल्प मी, सेंटेंस आया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इफ यू आर विलिंग, if you are willing to show और express the willingness ना, ठीक है ना, उस कंडीशन को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए विल का यूज किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे विलिंगनेस जो होता है ना, इस विलिंगनेस को शो करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, विल का, विल यू हेल्प मी, ठीक है। अभी मैंने बात की कि अगर किसी सेंटेंस में लाइक जैसा शब्द यूज हो रहा है, लाइक वर्ड यूज हो रहा है, उस सेंटेंस में हमसे कहा जाता है आपको पोलाइट रिक्वेस्ट शो करनी है। तो इस कंडीशन में अगर पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में लाइक शब्द यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा किसको एक्सप्रेस करेगा बेटा, वुड को एक्सप्रेस करेगा। दोनों को कंपेयर साथ साथ कर रहे हैं, दोनों में पोलाइट रिक्वेस्ट जैसा वर्ड यूज आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट में लेस अथॉरिटिव रहेगा, वुड यूज करेंगे, ज्यादा अथॉरिटिव रहेगा, उसमें विल का यूज होगा। सेकंड मैंने बताया, अगर किसी पोलाइट रिक्वेस्ट करना है उसमें सामने वाले की विलिंगनेस को अगर शो किया जा रहा है, इफ जैसा शब्द यूज हो रहा है ब्रैकेट में, उस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। तीसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हम लोग कर रहे हैं और उस कंडीशन में, उस सेंटेंस में लाइक का यूज हो रहा है, तो उस सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। हम वुड के साथ पढ़ेंगे, जैसे वुड यू लाइक टू हेल्प मी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ बेटा, लाइक है ना, वुड यू लाइक टू, तो लाइक वर्ड जैसे आ गया, वैसे उस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, वुड का यूज किया जाता है। कंफ्यूजन जरूर होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिसेंबलिंग है, दोनों एक दूसरे को लगभग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दोनों साइड बाय साइड मूव ऑन करते हैं, लेकिन डिफरेंस हमारे सामने आ जाना चाहिए। पहला कौन सा, पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अगर इंट्रोगेशन आ रहा है विद ऑथोरिटी सेंस आ रहा है, उस कंडीशन में विल का यूज करेंगे। लेस ऑथोरिटी आ रहा है, उस कंडीशन में हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया, अगर किसी वाक्य में हम विलिंगनेस अगर पता लग रहा है, उस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में लाइक जैसा वर्ड आ रहा है, तो उस कंडीशन में पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। अब हमारे सामने एक और नया प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रश्न बन रहा है, किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ रही है ना बेटा, तो ऐसी रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। आप इस टॉपिक को एक बार यहीं स्टॉप करेंगे ना, हमारे सामने एक नई चीज आ रही है। मैंने कहा रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ये रिक्वेस्ट बेटा याद रखेंगे कि रिक्वेस्ट अगर किसी सेंटेंस में आ रही है, इंग्लिश में स्पेशली रिक्वेस्ट अगर एक्सप्रेस की जा रही है, इंग्लिश में अगर किसी सेंटेंस को थ्रू हमें रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करनी है बेटा, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है ना, वो हमेशा इंट्रोगेटिव रहेगा, ये याद रखने वाली बात है। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट करना है, तो ऐसा सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होगा। एंड वी हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग ही हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, वेदर इट इज
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और वेदर इट इज मॉडल एक्सिलरी इट मैटर्स नॉट। ध्यान देंगे, अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है या मॉडल एक्सिलरी से शुरू हो रही है तो मैटर नहीं करता है। ऐसा सेंटेंस क्या रहेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाला रहेगा। वी हैव वेरी क्लियर आइडिया कि अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जनरली यूं चलता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये वाला। अब मैंने ये कहा कि अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या होता है बेटा, इंट्रोगेशन वाला होता है। इंग्लिश में सेंटेंस जो है बेटा, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है ना, रिक्वेस्ट जो होती है ना, रिक्वेस्ट के जो फॉर्म होते हैं वो 4 तरह के रिक्वेस्ट फॉर्म चलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, ये 4 तरह के रिक्वेस्ट फॉर्म हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोरोना से बचें, खुद को बचाएं, बाकियों को बचाएं, मास्क का यूज करें, कम से कम बाहर निकलें, सोशल फेस्टिवल्स को कम से कम ज्वाइन करें, शादी विवाह इनसे एक बार दूर रहने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी है हम लोगों को तभी हम लोग बाहर निकलें, अदरवाइज खुद भी सुरक्षित रहें। और रघुनाथ विद्यालय के विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक रिक्वेस्ट करते रहें कि हम लोगों को खुद को कोरोना से बचना है, बाकियों को बचाना है, ठीक है ना, और प्रयास करना है कि हमारे आसपास कोरोना नहीं फैले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।